बहुत ज्यादा जरूरी है। समझना क्यों जरूरी है वो आपको अपने आप अब बातों से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़े नोट्स बना लीजिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें भारत की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इंडियन राज व्यवस्था भी इन्वॉल्व है, दोनों ही बातें हैं। आइए देखते हैं साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संज्ञान लिए बातों के ऊपर, और क्या कहा, बोले यार इंडिया में जो एनएसए चल रहा है। अब आप पूछेंगे सर एनएसए अजित डोभाल, अरे नहीं भाई, इंडिया में एनएसए की एक फुल फॉर्म और है, और वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। दो टर्म है, कंफ्यूज मत होना। भारत में मेरे प्यारे साथियों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जगह एनएसए वर्ष 1980 एक एक्ट है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अजी साहब हमको क्या, एक्ट होगा हमें क्या लेना देना। अभी बताता हूं आपको, बहुत ही गजब तरीके से यह बात समझ में आएगी, और आपको मूल अधिकारों के साथ में इस एनएसए का क्या संबंध है वो समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। बस पेन पेपर लेकर के जो जरूरी जानकारियां लगे उन्हें लिखते चलना। साथियों बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की, जिसे इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। ये एक्ट 1980 में कौन लेके आई थी, इंदिरा गांधी लेकर के आई थी। लेकिन साथियों ये एक्ट अभी तक नहीं हटा। क्यों नहीं हटा अजी साहब, अभी हम बताते हैं। भाई साहब ये इसलिए नहीं हटा क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत बार कोर्ट ने भी इस प्रकार का कमेंट किया है कि सरकारें इस एक्ट का उपयोग अपने खिलाफ आवाज को दबाने में करती है। दोबारा से सुनिएगा, सरकारें इस एक्ट का उपयोग अपने खिलाफ आवाज को दबाने में करती हैं। आपके ऊपर से चला गया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस एक्ट में होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। साथियों इस एक्ट में होता क्या है वो सुनिए। साथियों आपको मालूम होगा कि आपके जिले में एक जिलाधीश महोदय बैठते हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब कहते हैं, कलेक्टर महोदय। कलेक्टर महोदय अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, दोबारा से सुनिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। अगर डीएम चाहे तो किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब ये क्या होता है डिटेंशन, ये बहुत अच्छे से बात सीखने की आवश्यकता है। हाँ भाई, निरोधक रूप से यानी कि सुरक्षात्मक रूप से डिटेन कर लेना के तहत कम से कम 3 महीने के लिए जेल डाल सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है सर, पहले तो ये बात बताइए, तब जाकर के हम आपके इस मुद्दे को समझना चाहेंगे। चलिए आज सुनिए मेरे प्यारे साथियों, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, देखिए पहले तो डिटेन करने का मतलब समझिए क्या होता है। साथियों होता क्या है, यदि किसी ने कोई अपराध किया, पहले अपराध की बात हटाइए, मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति है, उस एक्स व्यक्ति को, ये रहा कोई व्यक्ति, इस व्यक्ति को एक दिन पुलिस आती है और पुलिस आकर के कहती है कि आपको जेल में लेके जाना है, आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। दोबारा सुनिए, ये मैं इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझाता हूं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई व्यक्ति है, एक दिन पुलिस आती है सर इसके पास में, और पुलिस आकर के कहती है कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। सर क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, बोले आपके ऊपर आरोप है, ये हमारे पास वारंट है कि आपको हम गिरफ्तार करें क्योंकि आपने कोई क्राइम किया है। ठीक है साहब, तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा ना कि गिरफ्तार करने का वजह बताओ, ये हमारे यहां आर्टिकल नंबर 22 के अंदर सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के समय उसको अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 1 के तहत बताया जाएगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यह आपका मूल अधिकार है। यानी कि क्या किया जाएगा, कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। क्या है ये, मूल अधिकार है आपका। किसके द्वारा बताया जाएगा, पुलिस के द्वारा। पुलिस अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, कारण बताओ। ठीक है सर, इसके बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद में अब उस व्यक्ति को जेल मतलब पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। किसके सामने पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कितने घंटे के अंदर,
मतलब 24 आवर्स के भीतर भीतर उस व्यक्ति को मेरे प्यारे साथियों मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पता है, यह भी मूल अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, यह भी मूल अधिकार है आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 2, जिसमें यह बात लिखी हुई है कि 24 आवर्स में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। आ गई बात समझ में? अच्छा, मजा आ रहा है ना सुन करके कि यार कितना सही है, हमारे मूल अधिकार कितने अल्टीमेट हैं। बहुत सही है ना? आ जाओ बेटा, अब तीसरा आर्टिकल पढ़ो। तीसरा आर्टिकल है सब क्लॉज 22 का आर्टिकल सब क्लॉज 3। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई साहब? इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर वाले दोनों आर्टिकल कौन कौन से, 22 का सब क्लॉज 1, 22 का सब क्लॉज 2, ये यूजलेस हो जाएंगे, ये यूजलेस हो जाएंगे यदि किसी व्यक्ति को आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। मतलब क्या है इसका? बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नंबर 1। और दूसरा क्या है? बिना वारंट के गिरफ्तार करने के साथ साथ 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने भी ले जाने की जरूरत नहीं है। ये कब हो सकता है? ये हो सकता है तब जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया जाए। अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया जाए। डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार और प्रिवेंटिव का मतलब होता है सुरक्षात्मक रूप से गिरफ्तार किया जाए। अब आप जानना चाहेंगे सर ये सुरक्षात्मक रूप से गिरफ्तार होने का मीनिंग क्या होता है? मैं आपको बताता हूं साथियों। मेरा भाई हमारा आजकल यार एक तो बहुत ज्यादा मुसीबत है ना, मैं मतलब ऑनलाइन इस चीज का विरोध कर रहा हूं। ये विंडोज जो है ना आजकल बहुत ही खराब तरीके से काम करती है भाई। हमारा लैपटॉप जो है पगला गया है, अपने आप ऑटो अपडेट ले रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वो पट्टी नहीं चल रही है ना, कुछ हम थोड़े भी ज्यादा चौड़े हुए लग रहे हैं। कारण क्या है कि हमारा लैपटॉप रात को अपने आप अपडेट ले लिया, अब अपडेट ले लिया, पूरा सिस्टम बिगड़ गया है इसका। ठीक है, अब हमको मोबाइल में चला के देखना पड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो विंडोज 10 बहुत ही खराब काम कर रहा है हमारे लिए। हाँ जी साथियों, तो है क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों कर लिया जाएगा? अब सुनिए साथियों, मुझे डर है कि ये जो व्यक्ति बाहर घूम रहा है, ये मार्केट में घूम करके कोई उधम मचा सकता है। कैसा उधम मचा सकता है? ये दंगे भड़का सकता है, लोगों को आगजनी करने के लिए उकसा सकता है। मुझे डर है, अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है, क्राइम किया जाता तो मैं उठा के पहले ले जाता। मुझे डर है कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ओ भाई साहब, भय का भूत तो जाने कितनों को होता है, ये तो भय का भूत हुआ ना। आपको लगा कि ये माननीय, ये मंत्री जी हैं या ये राजनेता है कि ये छात्र नेता है, ये लोगों को भड़का सकता है जिससे आगजनी फैल सकती है। तो हमारे यहां मूल अधिकार में 22 में पार्ट नंबर 3 में क्या दे दिया? उस व्यक्ति को उठा करके जेल डाल दो। और तो और जब जेल डालते हो तो उसको कारण भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों जेल में डाला जा रहा है। हैं? बोले हाँ। उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करने की जरूरत नहीं है, आप जेल में डाल दो, बिना पूछे डाल दो। अब जनाब 22 नंबर 3 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेन करने की बात है, और पता है कितने महीने तक? बिना कुछ पूछे ताछे 3 महीने तक, तो बिना पूछे ताछे, यानी कि आप लोड ही मत लो, जेल में 3 महीने तक डले हुए हो। और आपको पता है ये निर्णय कौन लेता है कि किसको कितने दिन जेल में डाल के रखना है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आप कलेक्टर कहते हैं। बोले सर मूल अधिकार में लिखा हुआ है क्या ये बात? जी नहीं, आर्टिकल में तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को कानून बनाया इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने इसी आर्टिकल को कानून बनाया जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कानून की आवश्यकता है, और वो कानून है एनएसए 1980। और उस एक्ट के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ये परिभाषाएं तय की गई कि किस व्यक्ति को प्रिवेंटिव रूप से जेल में डाला जा सकता है। फिर आप पूछेंगे अच्छा सर फिर क्या हुआ? इसका मतलब कलेक्टर आदेश करके 3 महीने तक डाल सकता है। मैंने कहा ये तो मैंने कम बताया है, इसके बाद वो साल भर तक डाल सकता है। बस इसके बाद में एक सब क्लॉज और है, 22 नंबर का सब क्लॉज 4, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बिठाया जाएगा 3 महीने बाद। उस एडवाइजरी बोर्ड में 3 मेंबर होंगे, उन 3 मेंबर में से एक मेंबर हाई कोर्ट का जज होगा। यदि वो इस बात से सहमत हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को जेल में बने रहने चाहिए, हाई कोर्ट का जज इस बात से सहमत हो जाए, तो ये व्यक्ति, जो भी XYZ व्यक्ति है, ये व्यक्ति 1 साल के लिए भी जेल में रखा जा सकता है। आप
आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को तो ऐसे कोई भी उठा के ले जाएगा। बहुत सही सोच रहे हैं आप, और बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोचा। आप बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं साथियों जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोचा। और अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप कर देना और एहसान के रूप में सेशन शेयर कर देना। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको यह बात वैसे ही समझ में आई जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट को समझ में आई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है, यह कल की खबर है। देखो मेरे साथ में ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक उच्च स्तरीय ज्ञान पढ़ोगे, करंट का सही मायने में मीनिंग समझोगे। यह है बेटा कल की न्यूज, ये मैं आपके सामने इसको बोल्ड कर दे रहा हूं, शायद आपको दिख जाए। अप्रैल 6 2021, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है सुन लीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 120 ऑर्डर जो दिए गए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, उनमें से 94 ऑर्डर ऐसे थे जिन्हें हम रद्द कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये एनएसए का दुरुपयोग है। इन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है उसका दुरुपयोग है। 120 में से 94 केस फर्जी हैं। आप सोच के देखिए साथियों, ये कटिंग मैं थोड़ा जूम करके ले आया हूं, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, कितनी अल्टीमेट चीज आपको पता चल रही है। 120 में से 94 केस फर्जी, यानी इसमें से यह कहा गया कि जो भी लोग इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल में डाले गए वो निरपराध थे, कोई गलती नहीं थी उनकी। फिर आप पूछेंगे अब मजा आएगा, जाने कितने कलेक्टर्स को सजा होगी, कितने ही डीएम को सजा सुनाई जाएगी, मजा आ गया। अरे सर, सजा में मजा तो उसके लिए है जो सजा भुगत लिया सर, वो तो बेचारा मारा गया, जिंदगी खराब है उसकी तो। लेकिन कलेक्टर साहब का क्या होगा, डीएम साहब का क्या होगा, पता है आपको? साहब इंदिरा जी ने यह काम भी जबरदस्त कर दिया था। क्या कि इस कलेक्टर से कहा था कि तुम जब आदेश पारित करोगे इस एक्ट के तहत, तो भारत का कोई भी कानून आपको एनएसए लगाने के लिए सवाल नहीं कर सकता कि आपने एनएसए क्यों लगाया। अब बताइए, स्वतंत्र भारत में क्या ऐसा कानून होना चाहिए? स्वतंत्र भारत में एक ऐसा कानून जिसमें कि किसी व्यक्ति को निरपराध रूप से भी, जिसने अपराध किया ही नहीं है, डर है कि अपराध करेगा, उसको हाईकोर्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि 120 में से 94 अपराध ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जबरदस्ती जेल में डाल के रखा, वो स्वतंत्र भारत में आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये है क्या? कल को आपको मुझको उठा करके जेल में डाल दिया जाए कि इसके कहने से बच्चे भड़क सकते हैं, लगा दीजिए इसके ऊपर एनएसए। मैं आजाद हो भी गया, आजाद होकर के मैंने कहा कलेक्टर साहब के खिलाफ जेल में सजा काटने की अब सजा दी जाए, इनके खिलाफ केस किया जाए। एक्ट कहता है कि जिसने सजा सुनाई है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत के कानून है ये, आप समझ गए साथियों, ये स्वतंत्र भारत के कानून हैं। ये अभी भी वही ड्रैकोनियन लॉ हैं जो उस समय चले आ रहे थे। बात समझ में आ रही है? ये डिसेंट को दबाने के लिए बनाए गए कानून हैं। कोई सरकार के खिलाफ बोलने की गुंजाइश करे, डाल दो उसे। ये है वो एनएसए साथियों। और ये मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है कि एनएसए जो उत्तर प्रदेश में लगाए गए 2018 से 2020 में से, उनमें से 94 फर्जी थे। देख लीजिए आप, ये सारे के सारे कम्युनल इंसिडेंट, पॉलिटिकल केसेस, काउ स्लॉटर, इस नाम पर जिनको डाल दिया गया था वो सब फर्जी थे। आ गई बात समझ में? कानूनों को समझेंगे तो रिएक्ट करेंगे आप इसके ऊपर। और पता है ये बात भी इलाहाबाद हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचती? नहीं पहुंचती। केवल एक बची चीज, गुंजाइश यहां पर, क्या यहां पर 3 महीने बाद जाकर के सुनवाई होगी, और वो कौन करेगा? एक 3 सदस्यीय बॉडी बैठेगी आर्टिकल 22 के अंदर, सब क्लॉज 4 में। ये हमारे मूल अधिकार नहीं साहब, हमारे पैरों की बेड़ियां हैं। ये जो आपने बना दी है हमारे पैरों की बेड़ियां, इसका मिसयूज हो रहा है। इसमें आर्टिकल 22 नंबर सब क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें मेंशन किया हुआ है कि एक 3 सदस्यीय समिति बैठेगी, उसके अंदर एक हाईकोर्ट का जज होगा। अरे बात तो समझ में आ गई, लेकिन 3 महीने बाद बैठेगी, उसका क्या? जो 3 महीने जेल में रह लिया उसकी सजा कौन भुगतेगा? इसमें फिर कहा क्या गया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ये निर्णय देने पर कैसे बाध्य हुई? क्योंकि इसमें केवल एक स्कोप बचा था जो थोड़ी बहुत, जिसको कहा जा सकता है कि लोकतंत्र बचा था, और वो क्या था मेरे प्यारे साथियों, कि यहां अलाउ किया गया था किसी व्यक्ति को हैबियस कॉर्पस के तहत, यानी कि उसे हैबियस कॉर्पस के तहत जाने की आजादी थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करते हुए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करते हुए
वो व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट जा सकता है। केवल इतनी सी गुंजाइश छोड़ी थी उसके पास। यही कारण है कि इतनी सारी हैबियस कॉर्पस लगी थी। उन 120 हैबियस कॉर्पस में से मेरे प्यारे साथियों 94 में यह पाया गया कि इन व्यक्तियों को गलत लिया गया। ये तो इकलौते उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत का आंकड़ा तो आपका दिमाग खराब कर देगा। ये तो 2018 से 2020 का है। 1980 से लेकर 2020 का आंकड़ा निकालोगे तो पागल हो जाओगे कि सरकारों ने इसका कैसे कैसे दुरुपयोग किया है। साथियों, इसीलिए महात्मा गांधी जी के बारे में कहते थे कि महात्मा गांधी एक अराजकतावादी थे। इस बार के यूपीएससी ने सवाल पूछा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के अंदर ऐसी क्या विशेषता थी जो उन्हें अराजकतावादी बनाती थी। अराजकतावादी का मतलब होता है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब आप पूछेंगे कि सर ये तो अराजकता फैलाने के जुर्म में बहुत बार गिरफ्तार किया जाता है लोगों को, तो क्या महात्मा गांधी अराजकतावादी थे? इसका मतलब जुर्म के जिम्मेदार थे। साथियों, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता था, महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं स्टेटलेस सोसाइटी में बिलीव करता हूं। मैं स्टेट में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि स्टेट शोषण का कारण होता है, राज्य शोषण का कारण होता है। राज्य जब हो गया यानी सरकारें जब होंगी तो वो धमका करके कार्य कराएंगी, डरा करके कार्य कराएंगी। आज आप अपने देश में खुले रूप से देखिए, कोरोना के केस में जब शुरुआती दौर में कोरोना आया था तब जाने कितने ही लोगों को पब्लिकली मुर्गा बनाया गया था, उनकी बेइज्जती की गई थी, उनकी पिटाई बनाई गई थी सड़क पे। आज इतने सारे लोग मर चुके हैं, उसके बाद भी चुनावी रैलियां हो रही हैं, पढ़ाइयां रुकी पड़ी हैं, कॉलेजेस रुके पड़े हैं, शादी रुकी पड़ी है, फंक्शन रुके पड़े हैं, लेकिन एक भी चुनावी रैली का आप उठा करके फोटो देख लीजिए, बिना मास्क के आपको लाखों लोग बैठे दिखाई दे जाएंगे। क्या चुनावी रैली में कोरोना का आना मना है? और ये सभी राजनेताओं से सवाल है और ये पढ़े लिखे भारतवासियों से सवाल है कि आप किस युग में जी रहे हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है। आपकी सुविधाओं को, आपकी पढ़ाई रोक दी, आपका रोजगार रोक दिया, आपकी दुकान बंद कर दी, वहां पर लाखों की भीड़ नहीं होती, एक साथ बैठे हुए लोग नहीं होते। राजनेताओं को यह याद नहीं आता कि वो इस चीज को देख लें एक बार के लिए कि इस चुनावी रैली के अंदर अगर कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव है, एक जगह भी कोरोना के कारण, चुनाव के कारण रोक नहीं लगाई गई है और हम लोगों की सुविधाओं पर आपके कॉलेज बंद, पेपर स्थगित, परीक्षा स्थगित हो जाती हैं। आप लोगों को बैठने नहीं दिया जाता सर, आपके बिजनेस बंद कर दिए जाएंगे, स्कूलें बंद पड़ी हैं, बच्चों में कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इस कारण से, क्योंकि रोजगार के साधन बंद हो गए। क्योंकि सरकार कुछ करते हुए दिखाना चाहती है, तो किसके ऊपर करते हुए दिखाए? जो कर सकता है ना उसके ऊपर पाबंदी दे दो, ताकि ये लगे कि हां सरकार कुछ कर रही है। आ गई बात समझ में? थोड़े जाग जाओ, पढ़े लिखे लोग हो, 2-4 लोगों के साथ में इस तरह की चर्चाएं करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है ये पूरी कहानी और किस प्रकार से डीएम के पास में ये सारी चीजें हैं, जिसमें से 32 जिले के डीएम के आदेश मेरे प्यारे साथियों रद्द कर दिए गए हैं। ये था एनएसए जिसके ऊपर इतने सारे डिसीजंस आए हैं। उम्मीद है सभी साथियों को ये बात प्रिवेंटिव डिटेंशन की समझ में आ गई होगी। ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 22 और 1, 2 क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको इंग्लिश में लिख कर दे दी हैं। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, क्या होता है एडवाइजरी बोर्ड, क्या होता है, ये सारी बातें मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मैंने ही सवाल पढ़ाया है, यूपीएससी ने वर्ष 2019 में इस पे मेंस में सवाल पूछा हुआ है कि यूएपीए वगैरह जैसे कानूनों के बारे में आप क्या जानते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों